प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो आपको कोई भी बिना उजाले में कोई भी सामान आपको ढूंढना हो तो बहुत परेशानी होगी। अंधेरे में आप किसी को पहचान नहीं पाएंगे, किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे, यहाँ तक कि बहुत सारी समस्याएं होंगी अगर प्रकाश न हो तो। वैसे ही कि अगर किसी भी वस्तु को ढूंढना हो गया अंधेरे में, तब टॉर्च कहाँ पे जलाएंगे? अपने आँख पे या उस वस्तु पे? तो हम उस वस्तु को देखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टॉर्च को उस पर जलाएंगे जिस वस्तु को हमको क्या करना है? देखना है। तो यानी प्रकाश को हम क्या कर सकते हैं? नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। हम जानेंगे प्रकाश की परिभाषा। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। यानी जो हमारा दृष्टि ज्ञान है उसको क्या करता है? प्रकाश जागृत करने का कार्य करता है। तो प्रकाश जो ऊर्जा है हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। बिना जागृत किए हुए हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। यानी जो हमारे प्रकाश में दृष्टि तंत्रिका है उसको क्या करता है? उजागर करता है, संवेदना पहुंचाता है कि ये प्रकाश है और इसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। एक और अदर भी परिभाषा होता है इसका कि प्रकाश वह भौतिक साधन है। लिख लीजिए, प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। यानी प्रकाश वह भौतिक साधन है, प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और एक और भी परिभाषा है दूसरा, या यानी प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। ये आपके दो परिभाषा हो गए। परिभाषा को कभी भी इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। तब पहला परिभाषा भी आप देखिए और दूसरा भी परिभाषा देखिए। तो ये हो गया आपका प्रकाश का परिभाषा। यानी आपको हम शुरुआत में ही बताया कि कोई भी वस्तु को अगर हमको देखना है तो प्रकाश उस वस्तु पर परावर्तित होती है, फिर उस वस्तु को हम क्या करते हैं? देखते हैं। अब देखने का प्रोसेस कैसा होता है कि प्रकाश किसी भी वस्तु, जैसे आप लिखा हुआ शब्द देख रहे हैं, तो प्रकाश यहाँ पे आई, फिर से परावर्तित हुई और फिर हमारी आँख के अंदर रेटिना होती है, उस रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और फिर दृष्टिका तंत्रिका के द्वारा हम उस वस्तु का चित्र देखते हैं कि यह वस्तु क्या है और उसके बारे में हम जानते हैं कि यह वस्तु क्या चीज़ है और किस काम के लिए उपयोगी है और भी क्या इस वस्तु का उपयोग है, और भी तमाम चीजें हम इसके बारे में जानते हैं। ये हो गया प्रकाश का परिभाषा। अब हम जानेंगे कि परावर्तन के हिसाब से, परावर्तन के आधार पर वस्तुएं कितनी प्रकार की होती है। ठीक, परावर्तन के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती है।
परावर्तन के आधार पर वस्तु कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरा अदीप्त। इसको हम प्रदीप्त वस्तुओं को कहते हैं लुमिनियस, लुमिनियस बॉडीज, नॉन लुमिनियस बॉडीज। ये वस्तुएं 2 प्रकार की होती है, प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। अब प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है और अदीप्त वस्तुएं क्या होती है? जैसे आप कोई भी चीज देखे होंगे वो खुद प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, मोमबत्ती देखा होगा, टॉर्च देखा होगा, लालटेन देखा होगा, ठीक। ये वस्तुएं क्या होती है? स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, ठीक। और कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हुई, जो आपने देखा होगा जैसे कि दर्पण होता है, समतल दर्पण। वह समतल दर्पण क्या होता है कि प्रकाश उसके पे आता है, ठीक, सतह पे, और उस सतह से क्या होता है, टकरा के पुनः वापस चला जाता है। आपने ऐसा बचपन में भी किया होगा और अभी करते होंगे कि सुबह का टाइम है, 10-11 बजे हुए, और आपने अपना दर्पण लेकर और अपने छत पे बैठ के या फिर अपने घर पे बैठ के यानी दूसरे के छत पे या दूसरे घर में आप क्या करते हो, शुरू यानी प्रकाश आपके दर्पण पे आया और फिर उससे क्या हुआ, टकरा के चला गया। यानी अपने घर पे बैठे बैठे वह उस प्रकाश को क्या किया, दूसरे घर में आपने पहुंचाने का काम किया। तो यहाँ से क्या हुआ, प्रकाश यहाँ से आया दर्पण में और फिर से क्या हुआ, टकरा के गया। तो प्रकाश क्या हुआ, यहाँ पे टकरा कर गया, तो वहां पर गया तो वहां क्या हुआ, प्रकाश आने लगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ये जो दर्पण है स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, तो ये तो हमारा क्या हुआ, प्रदीप्त वस्तु है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारा क्या है, अदीप्त वस्तु है। अदीप्त वस्तु यानी वो क्या हुआ, किसी भी रोशनी या तो टॉर्च के द्वारा या सूर्य की किरणों के द्वारा वहां पे प्रकाश आई और फिर से रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के द्वारा वह प्रकाश क्या हुई, फिर से दूसरी जगह पहुंची, ठीक। तो प्रदीप्त वस्तुएं जो क्या करते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, और अदीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। ये जो लुमिनियस बॉडीज होती है ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते, ठीक। स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। ठीक, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है प्रदीप्त वस्तुएं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं। चलिए अच्छा बताएगा कि चंद्रमा, एक क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, कौन सी वस्तुएं अदीप्त है? ऑल ऑप्शन है आपका, चंद्रमा, दूसरा सूर्य, ऑप्शन बी कर लीजिए, बी सूर्य, तारे, मोमबत्ती। अब देखिएगा कि कौन सी वस्तु अदीप्त है, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। यहाँ पे चंद्रमा, रात को तो अंधेरा रहता है, उजाला रहता है, अंधेरा रहता है, फिर भी क्या होता है, आपने कभी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में जान रहे होंगे तो देखा होगा कि 14-15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है और लगभग 16 दिन का कृष्ण पक्ष होता है, जिसको अनहरिया और अजरिया कहा जाता है। जो अजरिया होता है चंद्रमा की वजह से उजाला होता है, सूर्य भी उत्पन्न करता है दिन में, तारे रात को टिमटिमाते हैं, मोमबत्ती भी देता है प्रकाश। अंधेरे में अगर आपके घर लाइट कट जाए तो क्या करते हैं, मोमबत्ती जला लेते हैं, तो उससे क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। तो मोमबत्ती, तारे, सूर्य और चंद्रमा
ये क्या करे, प्रकाश उत्पन्न करते, तो सबके सब हो गए प्रदीप्त? नहीं, इसमें हमारा जो चंद्रमा है ये क्या है, अदीप्त है। चंद्रमा कैसी वस्तु है, अदीप्त वस्तु है। चंद्रमा इसीलिए अदीप्त है क्योंकि इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है। यस, यहाँ पे ये अगर हमारा सूर्य है, सूर्य और ये चंद्रमा, ये चंद्रमा और ये पृथ्वी, सूर्य से प्रकाश क्या हुआ, चंद्रमा पाया, ठीक। और चंद्रमा से क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हो गए, पृथ्वी पाया। तो यह हमारा कौन सी वस्तु है, चंद्रमा अदीप्त वस्तु है और सूर्य जो है यह प्रदीप्त वस्तु है, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा, जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है प्रदीप्त, जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है अदीप्त वस्तु कहलाती है। तो अब हम इसका उदाहरण देख लेंगे, प्रदीप्त और अदीप्त का उदाहरण। जो प्रदीप्त होता है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, मोमबत्ती, मोमबत्ती, उसके बाद होगा सूर्य, सूर्य के बाद तारे, विद्युत बल्ब, टॉर्च आदि हमारे ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, ये प्रदीप्त वस्तु है। और अदीप्त वस्तुएं, अब अदीप्त वस्तुएं वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, जैसे चंद्रमा। चंद्रमा में बहुत आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए इसको पहले लिखिए, चंद्रमा। इसके बाद लकड़ी, दर्पण, दर्पण स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, ठीक। कागज, पुस्तक आदि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। तो हो गया प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है प्रदीप्त, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है अदीप्त वस्तुएं कहलाती है। तो हो गया परावर्तन के आधार पर दो प्रकार की होती है, प्रदीप्त अदीप्त, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। आप एकदम ध्यान में बैठा लीजिए कि जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है वो प्रदीप्त, सॉरी, जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करती है प्रदीप्त, और जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है अदीप्त वस्तु कहलाती है, ठीक। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। पहला प्रकाश का गुण होता है कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है। पहला, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश कभी भी ऐसे क्या होगी, हम सीधे जाएगी, सीधे जाएगी। ये नहीं कि प्रकाश कभी ऐसे गई कभी ऐसे गई, चलो वैसे चलते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। प्रकाश हमेशा क्या होती है, एक सीधी रेखा में हमेशा जाती है। दूसरा, दूसरा है प्रकाश की चाल तीन गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह परीक्षा में बहुत बार पूछा गया
और हाई स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, और कई बार परीक्षा में आया हुआ तो इसको ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। या कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि प्रकाश की चाल, ऑप्शन में दे देगा कि प्रकाश की चाल क्या होगी, तो ये हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख में हमारा हो जाएगा इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3 लाख किमी प्रति सेकेंड होता है। ठीक, हमेशा कभी ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो, यानी प्रकाश की चाल अभी तक जो भी ज्ञात हुआ है सबसे अधिक होती है, वो कितनी होती है, तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 लाख। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा, बहुत दूर तेज से चलता है प्रकाश। ये हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि प्रकाश की चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यदि प्रकाश चलेगा तो उसके लिए माध्यम, यहाँ पे आपको माध्यम समझने में कंफ्यूजन होगी। माध्यम मतलब हम बताते हैं आपको रास्ता, माध्यम मतलब रास्ता। यानी प्रकाश चलने के लिए नहीं कि उसको रास्ते के लिए आवश्यकता है, नहीं नहीं, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, रास्तों से की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या आप पूछ सकते हैं, क्या सर इसमें भी चली जाएगी प्रकाश? तो नहीं, प्रकाश इसको पार करके नहीं जाएगी, क्योंकि ये क्या है, अपारदर्शी है। क्या है, अपारदर्शी। तो अपारदर्शी को पार करके प्रकाश नहीं जा पाता है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, बल्कि अपारदर्शी वस्तुएं जो होती है उनको पार नहीं कर पाता। जैसे माध्यम करने का मतलब है कि रास्ते के यहाँ पे यह है कि निर्वात में भी प्रकाश चल सकती है। निर्वात, यहाँ पे हम चौथा पॉइंट लिखेंगे, प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। ठीक, चल सकती है का, शक्ति का मतलब चलती ही है, चलती है। ठीक, प्रकाश निर्वात में चलती है। ठीक, तो चल सकने का मतलब क्या हुआ, प्रकाश निर्वात में चलती है। और सबसे अधिक चाल किसमें होता है प्रकाश का? सबसे अधिक प्रकाश का चाल निर्वात में होता है, वही होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। दूसरे जैसे मान लो हमारा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, हीरे हो गए, जो पारदर्शी होते हैं उनमें प्रकाश जो चलते हैं, तो उसका थोड़ा सा, जैसे पानी हो गया, इनमें सब एल्कोहल हो गया, इससे प्रकाश की चाल थोड़ी से क्या होती है, कम हो जाती है इसके, यानी निर्वात के अपेक्षा। क्योंकि निर्वात में कोई हवा ही नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं, एकदम सीधे एकदम 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एकदम संदिग्ध निकल जाती है, जहां से भी जाएगी। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब सोच कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कितना तेज चलती है। तो निर्वात में भी चलती है, और सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में ही होती है, सबसे अधिक। सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है? सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे पांचवा, इसका क्वालिटी देखिएगा कि पांचवा क्वालिटी है कि प्रकाश जो है, जो श्वेत प्रकाश है, जिसको हम नहीं देख पाते, उसको हम श्वेत प्रकाश नाम दिए कि जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में। ये भी एक अच्छी क्वालिटी है। आपने इंद्रधनुष देखा ही होगा, उसमें हमको सामान्यतः 3 ही कलर दिखाई देते हो, लेकिन उसमें कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, 7 कलर। वह प्रकाश जो होती है श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो सकती है। श्वेत प्रकाश
7 रंगों में विभक्त होती है, विभक्त हो सकती है। विभक्त कैसे हो सकती है? विभक्त मतलब अलग अलग बढ़ जाना, 7 रंगों में क्या होती है? विभक्त हो सकती है। तो 7 रंगों का विभक्त होने का क्या मतलब है कि ये अलग अलग 7 रंगों में कैसे होंगे? तो आप लोगों ने इंद्रधनुष बनते हुए जरूर देखा है। तो इंद्रधनुष में जब जल की बूंदें आती हैं, जमीन में पड़ती है, तो एक बूंद जो होता है प्रिज्म का कार्य करता है और उससे क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है और फिर अपवर्तन के बाद प्रकाश हमारे ऊपर जाकर एक वायुमंडल में पूरा इंद्रधनुष बनाती है। और प्रिज्म में भी आप 7 रंग होते हो। 7 रंग कौन कौन सी होती है? अगर आपका यह हो गया होगा तो लिख लीजिएगा, फिर हम आगे देखेंगे 5वें के बाद। ये 7 रंगों में किस रंगों में विभक्त होती है ये आपको हम बताएंगे। देखिए 7 रंग क्या है? VIBGYOR, विग्योर, विग्योर। ठीक। V से क्या होता है? वॉयलेट, V से वॉयलेट। वॉयलेट को हिंदी में कहते हैं बैगनी। इसको गाँव में कहा जाता है भंटावा कलर। भंटावा कलर तो जानते ही आप लोग, ये बैगनी। ठीक। आपने देखा ही होगा। दूसरा I, इंडिगो, इंडिगो या आसमानी। उसके बाद B, ब्लू, नीला। इसके बाद VIB, जी से ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। उसके बाद येलो, Y से येलो, YLLOW, येलो, येलो। ठीक। येलो का मतलब हो जाएगा पीला। ठीक। O से ऑरेंज, आपने संतरा खाया होगा, उसका कलर भी देखे होंगे, संतरा। ठीक। इसको और भी कहा जाता है नारंगी, भी कहते हैं नारंगी। उसके बाद रेड, R से रेड, लाल। ठीक। इसको अलग एक और बुक में भी अलग आप बुक में देखेंगे तो इसको दिया होगा जामुनी, जामुनी कलर भी होता है। ठीक। तो VIBGYOR, ये 7 रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों में विभक्त। तो क्या ये हो गया कि ये 7 रंगों में विभक्त हो गया, तो क्या ये फिर से श्वेत रंग में बदल सकता है? तो हाँ, एकदम अवश्य बदल सकता है। यह न्यूटन ने बताया था। आप 12 में पढ़ेंगे इसके बारे में कि देखिएगा क्या हम समझेंगे। जब प्रकाश की किरणें ऐसे देखिए आप, इस पे आ रही प्रकाश किरण। ठीक। इसमें पूरा आंतरिक परावर्तन होगा तो क्या होंगे? 7 रंगों में विभक्त होगी। ठीक। ये जब 7 रंगों में विभक्त हो जाएंगी तो फिर ये कहा फ्रिज में यहाँ पर हम बनाए, एक फ्रिज में जब हम यहाँ बनाएंगे तो प्रकाश ऐसे का होगी, निकलेगी। ठीक। ये जो 7 रंगों की प्रकाश है जाएगी तो फिर यहाँ से क्या होगी? एक श्वेत रंग में विभक्त हो जाएंगे। ये जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा? श्वेत हो जाएगा। ठीक। ये हमारे किस में विभक्त हो जाएंगे? श्वेत। यानी यहाँ पे हमारा, यहाँ पर भी श्वेत है और यहाँ पे 7 रंग, और यहाँ पर भी जो हमारे निकलेगा क्या हो जाएगा? श्वेत रंग में निकलेगी। ठीक। ऐसा होगा। ये आपके लिए भी जरूरी नहीं है, वो बल्कि आगे आप जानेंगे तो देखेंगे। क्या हमारे 7 रंग है, आगे भी आप पढ़ेंगे, प्रीज में जब पढ़ाया जाएगा तो भी आप पढ़ेंगे। ठीक। अब इसके आगे हम अगला प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसका, कि जो प्रकाश होती है वो दृश्य प्रकाश तरंगदैर्घ्य, इनका तरंगदैर्घ्य भी होता है।
तरंगदैर्घ्य मालूम ही होगा आपको क्या होता है, दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। दो श्रृंग या दो गर्तों, आप देखिएगा यहाँ पर बता दें आपको, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो होगी ये हमारे श्रृंग है, इसी को हम लैम्डा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, चाहे यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को लैम्डा द्वारा। तो हमारे क्या है, श्रृंग या गर्त है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य, यानी दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तब हम जानेंगे कि दृश्य 5 हुआ था, छठा नंबर देख लीजिएगा। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक, ये जो दृश्य प्रकाश होते हैं इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है कहां से कहां तक होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यानी जो अभी आपको हम बताए थे कि सबसे अधिक प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लाल का होता है और सबसे कम प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ब्लू का होता है, जो अभी आपको VI BG और UR वाला हम बताए थे। इसके बाद जब देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से ठीक दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे हवा है, हवा से पानी में गया, तो हवा से जब पानी में गया प्रकाश, तो प्रकाश की चाल में क्या होती है, परिवर्तन हो जाती है, और अपनी दिशा में क्या होता है, बदलाव। यानी जो दिशा से सीधा चले तो या तो थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगी या तो ऐसे मुड़ जाएगी, दूसरे माध्यम में जाएगा। जैसे यहाँ पे है वही है, अदर एक हमारा माध्यम एक हो गया, माध्यम एक अभी हम बता रहे, माध्यम एक माध्यम दो। ठीक, जैसे मान लो हवा है, पानी है, ठीक, चाहे और भी कोई है, तो प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, ठीक, तो इसको जाना चाहिए एकदम सीधे सीधे, लेकिन ये क्या हो रही है, या तो ऐसे हो जा रही है या तो ऐसे हो जा रही है, ऐसे सीधे नहीं जा रही है, इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये सीधे नहीं जा रही। तो इसके दिशा में क्या हो रहा है, बदलाव है, बदलाव हो जा रहा है, यानी बदल जा रही है इसकी दिशा। तो इसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश में क्या होता है, अपवर्तन होता है, अपवर्तन। ठीक, अब उसके बाद हम देखेंगे परावर्तन। अब देखिएगा, अपवर्तन समझे प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपनी मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। मार्ग इसका जो है वो क्या हो गया, विचलित हो गया, तो इधर जाएगी या तो उधर जाएगी। तो अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अब हम परावर्तन देखेंगे कि ऐसा सतह चमकदार है, कैसा सतह है, चमकदार, एकदम चमक रहा है। अब यहाँ पे प्रकाश से किरण जब आएगा ना तो क्या होगा, प्रकाश ऐसे चला जाएगा, यानी आया और टकरा के फिर से क्या आ गया, वापस आ गया। जैसे आपने क्रिकेट का एक कोई गेंद लीजिए और किसी दीवार पे मारिए, तो जैसे हम मारेंगे क्रिकेट का गेंद तो यहाँ पर आएगा और फिर से क्या होगा, टकरा कर फिर से पुनः वापस आएगा। तो प्रकाश किरणें क्या हुई, आई और फिर से किसी चमकदार सतह से टकराए और फिर से वापस लड़कर चली गई। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, परावर्तन। प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, और भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, ठीक, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो अपवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया। ठीक, प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। ठीक, अब प्रकाश की किरण, अब इसके किरण के पहले जानने के पहले कुछ और हम बेसिक चीज जानेंगे। अपने हम आपको बता रहे हैं, ऐसे एक यह हो गया ए बी, ठीक, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे ऐसे ही रहने दीजिए, सही है। ठीक, यह होगा रेखा, रेखाखंड और एक किरण। ठीक, हम ध्यान से देखिएगा, रेखा मतलब ये इसका तीर का मतलब है यह बहुत दूर तक आगे तक जा सकती है। ठीक, और ये भी क्या होगी, आगे तक
और भी दूर जा सकती है, कोई यूज नहीं है कि कितना दूर तक जाएगा। अब यह रेखाखंड, दो यानी रेखाखंड मतलब रेखा का एक खंड है, भाग है, किरण, या किसी भी दिशा में एक तरफ जाएगी, या किसी भी दिशा में एक तरफ जाएगी, तो हमारा क्या कहलाएगा, किरण कहलाएगा। ठीक, तो रेखा, रेखाखंड और किरण। तो हम यहाँ पे बात करेंगे किरण के बारे में, हम यहाँ पे बात करेंगे किरण के बारे में। किसकी किरण, प्रकाश की किरण। किसकी किरण, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या होगी, कभी इधर और कभी इधर नहीं, सीधी रेखा में जाना है। ठीक, आप अपने लाइफ में कभी इधर उधर भटकने का काम मत कीजिए, एकदम सीधी रेखा में चलते रहिए, तभी अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। आप यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है वो क्या होगी, एक सीधे, कभी अगर ऐसे चली गई तो रिटर्न होकर ऐसे नहीं आएगी, जहां तक चलना है सीधा चलना है। जब प्रकाश किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रुजरेखी मार्ग से होकर जाती है उसे प्रकाश किरण या प्रकाश की किरण कहते हैं, यानी रे ऑफ लाइट कहते हैं। यानी प्रकाश जैसे हम यहाँ पर है तो ये भी प्रकाश का क्या है, यानी माध्यम ही है, और एक ऐसा माध्यम है समांग माध्यम है। प्रकाश का एक ऐसा माध्यम समांग, क्योंकि यहाँ पर हवा है, यहाँ पे ऐसा जैसे समांग माध्यम का मतलब यही है, समान माध्यम का मतलब है कि एकदम हवा है, हवा होना चाहिए। ठीक, अगर पानी है तो पानी होना चाहिए, केरोसिन है तो केरोसिन होना चाहिए, कोई भी माध्यम है, निर्वात है तो निर्वात होना चाहिए, कोई भी माध्यम है तो माध्यम हमेशा एक ही होना चाहिए। यह नहीं कि माध्यम हमेशा बदले, कि अभी हवा है तो फिर पानी आ जाए, फिर केरोसिन आ जाए, फिर एल्कोहल आ जाए, फिर अदर हमारे माध्यम ऐसा होना चाहिए, एक समान माध्यम होना चाहिए। अगर हवा है तो हवा ही होना चाहिए। ठीक, तो जब प्रकाश की किरण किसी समान माध्यम एक बिंदु से, समान माध्यम एक बिंदु यहाँ है, ठीक, ये माना एक बिंदु है, ठीक, दूसरे बिंदु तक, कोई भी हमारा दूसरा बिंदु भी, ठीक, दूसरे बिंदु तक जिस रुजरेखी मार्ग से होकर, रुजरेखी मतलब एक सरल रेखा, कोई भी ऐसा रेखा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, सीधा, एकदम सीधा होना चाहिए। ठीक, जिस रुजरेखी मार्ग से होकर जाती है उसे प्रकाश किरण या प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक, उसे हम प्रकाश किरण या प्रकाश की किरण कहते हैं, और हमेशा सीधा चलता है। ठीक, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। देखेंगे एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इंग्लिश में इसको प्रकाश किरण पुंज को बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरण के समूह को, जब प्रकाश का क्या होता है, झुंड होता है, प्रकाश का एक झुंड होता है, और वो प्रकाश एक ही झुंड में और किस दिशा में, एक ही दिशा में जब आगे जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन से बताइए, कौन कौन से, पहला अभिसारी, दूसरा अपसारी, और तीसरा समांतर। ठीक, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण
पुंज, समांतर प्रकाश किरण पुंज। चलिए आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं और प्रकाश किरण पुंज कहते किसे कहते हैं। ठीक, तो एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, विसारी, अपसारी और समांतर। प्रकाश किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। ठीक, पहला अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। यह प्रकाश किरण पुंज। पहला अभिसारी, अभिसारी को कहते हैं कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट। अब अभिसारी क्या होते हैं कि जब प्रकाश किरण एक कन्वर्ट, आप देखते होंगे कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट मतलब इकट्ठा होना, कन्वर्जेंट मतलब इकट्ठा होना। जब प्रकाश किरण एक बिंदु से क्या होती है, यानी चारों तरफ फैल जाती है, कन्वर्जेंट, यानी कन्वर्जेंट मतलब इकट्ठा होना। जब प्रकाश की किरणें यानी कई जगह से आकर प्रकाश की किरण एक जगह क्या होती है, इकट्ठा होती है। जैसे यह प्रकाश है, ठीक, प्रकाश की किरण हमारी उंगलियां यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ से ऐसे देखिएगा, ऐसे ये भी प्रकाश किरण है और ये भी प्रकाश किरण, और ये दोनों आकर क्या हो रही है, एक जगह इकट्ठा हो रही है। ठीक ठीक, ये इकट्ठा हो रही है, आप लोग देख रहे होंगे कि इधर से भी आई है प्रकाश किरण और इधर से भी एक जगह क्या हो गई, इकट्ठा हो गई। तो हमारा क्या होगी, अभिसारी कहलाएगी। तो अभिसारी क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण एक जगह आकर क्या होती है, इकट्ठा होती है, एक जगह आकर मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा लेंस देखे होंगे, लेंस क्या होता है कि उसमें प्रकाश की किरणें क्या होती है, जैसे सूर्य है तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती है और वहां से आएगी और वो क्या होती है, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। चलिए आपको हम बना के आप दिखा रहे हैं अभिसारी का। यह सूर्य, ठीक, और ठीक, ये लेंस है। और यह एक कागज है, ठीक, और यहाँ से जब सूर्य की प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक, इस पे आ रही एकदम समांतर, और यहाँ से प्रकाश की किरणें क्या हो जाएंगी, एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी, और जहाँ से इकट्ठा होगा यहाँ पे एक बिंदु बनेगा और यहाँ से क्या होगा, धुआं देना शुरू हो जाएगा। ठीक ना, क्या निकलेगा, धुआं, यानी यह जलने लगेगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि यह जो लेंस है, यहाँ से सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, इसको इकट्ठा कर रही है, तो क्या कहलाएगी, अभिसारी कहलाएगी। ठीक, तो इसका फिगर ऐसे होगा, आप लोग देखेंगे,
यहाँ पे आप प्रकाश की किरणें एक जगह इकट्ठा कर लीजिए इसको। यहाँ पे क्या हो रही है, इस बिंदु पर मिल रही है, तो क्या कहलाएगा, अभिसारी। यानी जब प्रकाश की किरण क्या होती है, एक जगह, यानी प्रकाश किरण पुंज जो होती है, यहाँ पर पुंज की बात करें, एक थोड़ी है, कई है, और भी बहुत सारी हो सकती है। एक जगह क्या हो रही है, एक जगह की इकट्ठा हो रही है, तो क्या कहलाएंगे, प्रकाश किरण पुंज। ये हमारा लेंस है, लेंस, आप कंफ्यूज ना होंगे। यहाँ से आ रही प्रकाश की किरण है, ठीक, इधर भी आए, इधर भी आए, इधर भी आए, और यहाँ पे आके एक जगह धुआं देने लगा। दूसरा अपसारी, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट, DIVERGENT, डाइवर्जेंट। अब डाइवर्जेंट में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक जगह से चारों जगह क्या होती है, फैल जाती है। क्या होती है, फैल जाती है। जब प्रकाश की किरण क्या होती है, एक जगह चारों तरफ से फैल जाती है। जैसे आप लोग टॉर्च देखे होंगे कि इसका उदाहरण सबसे अच्छा है कि टॉर्च है। इसका यहाँ पर बना रहे इसका फिगर, आप अपने मोबाइल का टॉर्च ही देख लीजिए कि जो मोबाइल में टॉर्च होता है, ठीक, इसको सुंदर बनाया जाए। तो ये क्या है, टॉर्च है, और यहाँ से जो टॉर्च है, यहाँ से निकलने वाली प्रकाश की किरण ऐसे सीधा थोड़ी जाएगी, ऐसे सीधा जाती है नहीं। आपको अगर सीधा जाती है तो आपका ये भ्रम है। ये प्रकाश की किरण क्या होती है, ये चारों तरफ क्या होती है, फैल जाती है। ये ऐसे जाएंगी, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, और क्या होगा, ये ऐसे। ये क्या होगा, ये एक टॉर्च है। प्रकाश की किरणें क्या होती है, चारों दिशाओं में फैल जाती है, ठीक। तो हमारा क्या हो गया, अपसारी। अपसारी का फिगर हम यहां पे बना देगा कि एक बिंदु है, ठीक। अपसारी। अच्छा, आप लोग धान देखे होंगे, धान का जो शोर होता है वहां पे देखेंगे बहुत पतला होता है, लेकिन जैसे जाएगा ऊपर एकदम छितर जाता है। जैसे आप ऐसे देखे होंगे, यहाँ पे, यहाँ देखिए, ऐसे धान है, ठीक, और धान है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं ना, एक ही एक बिंदु है, लेकिन ऊपर जाके क्या हो गया, एकदम फैल गया है, ठीक। जब ये फैल गया तो कौन सा होगा, अपसारी होगा। क्या होगा, अपसारी होगा। एक चार चार गुलदस्ता देखे होंगे कि एक जगह एकदम एकदम सिकुड़ बांध के एकदम क्या करते हैं, सिकुड़ जा, एकदम सिकुड़ा देते हैं, और वैसे ऊपर जाके क्या होता है, एकदम फैल जाता है। तो क्या हो गया, एक जगह बिंदु है, यहाँ से निकालने वाली जो प्रकाश किरण है क्या होती है, चारों तरफ फैल जाती है, तो क्या कहलाएगा, अपसारी। क्या है, अपसारी है, अपसारी, ठीक है। आई वाला अभिसारी, ठीक। तो लेंसवा क्या है, अभिसारी है, टर्चवा अपसारी है। क्या है, अपसारी है। अब हमारी बारी आई पढ़ने के लिए समांतर। क्या पढ़ेंगे, समांतर। तीसरा जो है हम पढ़ेंगे समांतर, इसको कहते हैं पैरेलल। पैरेलल। तो अगर समांतर के बारे में नहीं जानते तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि समांतर होता क्या है, ठीक। तो समांतर के बारे में हम जानेंगे कि यह दो रेखाएं हैं, आप देखिएगा, यह दो रेखाएं हैं, ठीक।
ये दोनों जो रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं के बीच, चलो एक ही दो ही समझिए, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर चाहे यहाँ पर, इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो क्या हो, सेम होनी चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ठीक, तो हमारी क्या कहलाएगी, समांतर। यानी दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो तो उसे क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। जब दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो तो उसे क्या कहेंगे, समांतर कहेंगे। तो हमारी रेखा क्या है, समांतर। यानी अनंत दूरी जाने के बाद भी जो रेखाएं का आपस में न मिले उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। तो समांतर रेखा, तो समांतर के लिए आपका फिगर देखिए कि प्रकाश की किरणें का होगा, एकदम सीधा सीधा जाएंगे, एकदम सीधा सीधा, कभी भी आपस में जाके क्या होंगे, नहीं मिलेंगे। ये क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर। तो समांतर के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, अब लोगों ने लेजर लाइट देखा ही होगा और यूज भी किए होंगे। वो एक बड़ी प्रकाश का स्रोत है, मोनोक्रोमेटोग्राफी है। ठीक, वो एक, यानी उसमें क्या होगा, एक ही रंग होता है, लाल है तो लाल ही रहता है। ठीक, तो जो लेजर लाइट है, ठीक, ये लेजर लाइट, तो यहां से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं ये क्या होगा, एक समांतर दिशा में जाएंगे। क्या होंगी, समांतर में जाएगा। ठीक, ये कभी भी क्या होंगी, आपस में जाकर कहीं भी मिलेंगी नहीं। ठीक, तो हमारा हो गया, आपको कभी नहीं भूलेगा, आप ध्यान में रखिएगा, अभिसारी, अपसारी और समांतर। प्रकाश किरण क्या किसे कहते हैं, प्रकाश किरण हमने पढ़ा, प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरणों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार की होती है, अभिसारी, अपसारी और समांतर। इसको लिख लीजिएगा, लेजर लाइट, लेजर लाइट। ठीक, तो ये आपका अभिसारी, अपसारी और समांतर। अभिसारी का ये फिगर, अपसारी और ये समांतर। यह क्या है, यहाँ पे लिखिएगा, समांतर। ठीक, अभिसारी, अपसारी, समांतर। अभिसारी को आप ऐसे समझ सकते हैं, सूर्य की किरण लेंस पे आ रही है और लेंस से आकर इकट्ठा हो रही है, जिससे कागज जलाते हैं आप लोग। टार्च, टार्च से निकलने वाली प्रकाश की किरण क्या हो रही है, चारों तरफ फैल जा रही है, तो क्या होगा, अपसारी होगा। ठीक, और तीसरा समांतर, लेजर लाइट। लेजर लाइट से निकलने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, एक सीधी रेखा में जाती है, तो हमारा क्या कहलाएगा, समांतर कहलाएगा। ठीक, अब हम आगे देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, पहले आपको मैं आगे, अगर वीडियो आप स्किप नहीं किए होंगे तो आपने देखे होंगे कि प्रकाश का परावर्तन हमने शुरू में बताया कि जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से, यानी चमकदार सतह से टकराती है और फिर पुनः अपने ही माध्यम में वापस आ जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिएगा और आप लोग भी लिख लीजिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है तो पुनः वह मतलब प्रकाश, ठीक, प्रकाश की किरण वो पुनः वह अपने ही माध्यम में वापस
लौट आती हैं उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, बहुत अच्छा। आप इसको ध्यान से एकदम याद करके रखिएगा, और अगर कापी लेकर बैठ होंगे पढ़ने के लिए तो नोट्स भी बना लीजिएगा। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है तो पुनः वह अपने माध्यम में वापस लौट आती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब देखिए कि प्रकाश की किरण चमकदार सतह, जैसे भी चमकदार सतह है, यहाँ से भी प्रकाश की किरण आएगी। और कुछ ऐसी होती है जो चमकदार नहीं होती, जैसे सबसे अच्छा चमकदार जो होगा वो दर्पण होगा, क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुत से प्रकाश किरण जैसे डालेंगे वैसे क्या होगा, तुरंत रिफ्लेक्शन करेगा वो। अब देखेंगे कि अपने माध्यम में लौट कर आना उसे प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक यहाँ पर, हाँ यहाँ पर बनाइए। ठीक, और नीचे ये हम समतल दर्पण बना रहे हैं। अभी अब आगे आपको दर्पण के बारे में पढ़ाएंगे इसी वीडियो में। एक कलाई किया गया, क्या किया गया, कलाई किया गया। ठीक, तो यह समतल दर्पण है और यहाँ पे प्रकाश की किरणें आई। जब प्रकाश की किरण आती है तो इसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और जब यहां से कहा आई तो जाएगी, आई तो क्या होगी, जाएगी। और आप लोग जान भी रहे हैं कि जो आया है वो क्या होगा, जाएगा। यहाँ पर आने के लिए थोड़ी ना आया कोई, आई और क्या होगी, चली गई। कैसे चली गई, परावर्तन होने के बाद। कैसे चली गई, परावर्तन होने के बाद। जब परावर्तन होने के बाद गई तो उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण उसे कहेंगे परावर्तित किरण। इसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट। प्रकाश आई और प्रकाश का हो गई, प्रकाश आई और प्रकाश चली गई, इसे कहेंगे परावर्तित किरण। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। आई और चली गई। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। अब कहां पर ये टकरा के गए, ठीक, यहां पर आई ना और यहां पर टकरा के, इसे हम कहेंगे आपतन बिंदु। इसे क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे आपतन, आपको दिख रहा होगा, इसे कहेंगे आपतन बिंदु। इसको ये वाला जो बिंदु है इसे हम आपतन बिंदु कहेंगे। और यहाँ पे आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचेंगे, ठीक, ये अभिलंब है। इसको यहाँ से पढ़े। इसको इंग्लिश में कहता है नॉर्मल, हिंदी में अभिलंब बोलते हैं। ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण और एक आपतन बिंदु। इसको इंग्लिश में इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं। IDENT, इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट यानी क्यों इसी इंसिडेंट पॉइंट इसीलिए कहते हैं आपतन बिंदु, क्योंकि आपतित किरणें यहीं पर आकर पड़ी है, ठीक ना, इसीलिए इसे क्या कहते हैं आपतन बिंदु। अब यहां से अभिलंब जो है
इसके बीच, ये हमारा जो किरण आ रही है आपतित किरण, इसकी और इसके बीच क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है। इस कोण को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण कहेंगे इसे, ठीक। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। और यहां से ये जो हमारा परावर्तित किरण है, इस परावर्तित किरण के बीच अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, इसे कौन सा कोण कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। परावर्तन को कोण किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से, ठीक। आप यहाँ पे फिगर बना लीजिएगा, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, जो विलंब खींचा गया, ठीक। और आपतित किरण, ध्यान से देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण को परावर्तन कोण, और जिस पे बिंदु पे मिल रहा है वो आपतन बिंदु। अब हम इसमें देखेंगे परावर्तन के, हम देखेंगे परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम वाला, आपतित किरण, ये हमारा आपतित किरण, ठीक। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, या जो आप आपतन बिंदु देख रहे हैं, मान लो ये हमारा आपतन बिंदु होगा, ठीक। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब क्या होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो हमारा क्या है, मान लो हमारा M1 या M2 हो गया। तो हम देखेंगे परावर्तन के नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, जो हमारा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, होगा परावर्तन का नियम। दूसरा तो और आसान है कि आपतन कोण, ये जो आई है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला जो कोण है वह आपतन कोण है। तो आपतन कोण कोणाई, ठीक, बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण। किसके कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण आर, ठीक। तो आपतन कोण किस कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का भी मान होगा। अगर इसका 45 है तो इसका भी 45, अगर इसका 30 है तो 30, 60 है तो 60, जितना भी, अर्थात कोण आई इक्वल टू कोण आर, यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर। जितना आपतन कोण का मान होगा वही क्या होगा, परावर्तन कोण का। अगर पूछ लिया जाए आपसे, एक कभी परावर्तन यानी एक आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान 30 अंश है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 30 अंश ही होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का भी मान होगा। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपतन कोण का मान 0 हो जाए, हाँ एकदम जरूरी। कब 0 होगा, जब परावर्तक तल पे यानी चमकदार सतह पे, यानी प्रकाश का परावर्तन, यानी दर्पण पे, समझिए समतल दर्पण पे प्रकाश किरण क्या हो, लंबवत पड़े, एकदम सीधा आकर पड़े। प्रकाश किरण है, ठीक, ऐसे देखिए प्रकाश किरण ऐसे क्या हो रही है, ऐसे एकदम आ रही है, सीधे 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 यहाँ पर आई, तो पढ़कर क्या होगी, ऐसे जाएगी, यहाँ से नहीं, ऐसे आई और फिर से क्या होगा, प्रकाश की किरण ऐसे आई और फिर से क्या हुआ, ऐसे आई तो आई, ठीक,
और फिर क्या हो गई, चली गई। जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से क्या हो गई, सीधे सीधे चली गई। तो प्रकाश की किरण जिस रास्ते से एकदम आई और उसी रास्ते से चली गई। कब, जब उस पे लंबवत पड़ी। कैसे पड़ी, लंबवत जब पड़ी। जब प्रकाश किरण यहाँ पे लंबवत आई तो क्या हुआ, लंबवत आया तो ऐसे सीधा सीधा चला, क्यों, तब वहां पे किसी भी तरह हमारा क्या हुआ, मुड़ा नहीं था। आई और जी, आर का मान क्या होगा, 0 होगा उस समय। अब यहाँ पर देखेंगे कि प्रकाश की किरण कब जो हमारा होगा वो नियमित हो, रेगुलर होगा, कब अनरेगुलर, यानी नियमित कब होगा, यानी सबसे अच्छा परावर्तन कब होगा, जब सतह क्या होगा, एकदम चमकदार होगा। जब सतह खुरदुरा होगा, यहाँ से प्रकाश का परावर्तन है क्या है, चिकना है, चिकना है, ठीक। तो प्रकाश का परावर्तन जो होगा बहुत अच्छा होगा। और जब ये सतह क्या होगा, चिकना नहीं होगा, जैसे यहाँ पे इधर भी का खुरदुरा उर्दुरा है, तो प्रकाश तो ऐसा आया है, लेकिन ऐसे का होगा, कुछ ऐसे चला गया, कुछ ऐसे चला गया, कुछ ऐसे, कुछ इसी पे अवशोषित कर लिया। जैसे आप देख सकते हैं कि आपके घर अगर दर्पण है तो उसपे क्या, कुछ मिट्टी उट्टी लगा दीजिए, कहीं धूल लगाओ, ठीक, तो उससे प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। बल्कि अगर वो साफ है तो उससे प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, बहुत बेहतर होगा, ठीक। तब हम आगे देखेंगे दर्पण, दर्पण, मिरर, ठीक। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। जो दर्पण होता है पहला कितने, तो हमारा होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, इसको कहते हैं प्लेन मिरर, इसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर, ठीक। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। हम इसमें पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में। हम इसमें पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। तो जो गोलीय दर्पण होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं और गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल। समतल दर्पण का कोई भाग नहीं होता, समतल दर्पण समतल दर्पण ही है, बल्कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। हम इसमें जानेंगे कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वो कैसे बने होते हैं, ठीक, और उसमें उत्तल और अवतल क्या होते हैं, और उसमें कुछ हम महत्वपूर्ण शब्दावली जानेंगे कि मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, फोकस तल क्या होता है, द्वारक क्या होता है, ये सब हम आगे इसी में जानेंगे, ठीक। तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तभी आपको बताएं कि गोलीय दर्पण कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या होता है, ये कोई खोखला गोला, हाँ, खोखला गोला, खोखला
खोखला वृत्त नहीं, खोखला वृत्त नहीं, खोखला गोला। वृत्त कहेंगे तो अलग होगा और गोला कहेंगे तो अलग होगा। गोला जैसे आप कभी क्रिकेट का गेम देखे हैं, फुटबॉल का, जो वो क्या है, खोखला गोला है, भरा हुआ गोला। जैसे संतरा, सेब, लिट्टी, लिट्टी तो खाए होंगे, अमरूद, ये क्या है, गोल है। अंडा, ठीक, अंडा अंडाकारी होता है लेकिन वो क्या भरा हुआ अंदर से, हम ऐसे खोखला गोला। तो सबसे अच्छा आपको समझ में आएगा फुटबॉल या क्रिकेट, जब क्या होती फट जाती है तो आप देखे होंगे उसमें क्या होती, अंदर खाली भाग होता है और जो बाहर होता है वो चारों तरफ से भरा होता है, तो खोखला गोला। तो खोखला गोला का कटा हुआ भाग क्या होता है, गोली दर्पण। अब एक खोखला गोला है, इसको हम क्या करते, काट दे, क्या हो गया, ठीक। चलो इसी को देखो, ठीक। यह हमारा खोखला गोला, खोखले गोले का कटा हुआ भाग। अब खोखले गोले का जो कटा हुआ भाग है, इस ध्यान रखिए खोखले गोला होना चाहिए, खोखला वृत्त नहीं। तो खोखला गोला का कटा हुआ भाग ही क्या कहला है, गोली दर्पण। दर्पण कैसे बनेगा, इसको मिटा ले, कटा हुआ भाग एक इधर हो गया, एक इधर हम बना ले, ठीक। अब इस पे क्या किया जाता है कि पहले चांदी का कलाई किया जाता है। किसका कलाई, चांदी का कलाई, ठीक है, किसका कलाई, चांदी का। तो चांदी का हम क्या किए, अगर हम बाहर वाले भाग पर कलाई कर दिए, ठीक। चांदी का कलाई तक कर दिए, लेकिन ये क्या होगा, चांदी का कलाई बहुत जल्दी छोड़ देगा, ठीक, क्योंकि एक का हमारा शीशा है, ठीक, दर्पण है तो कांच का बना हुआ है, ठीक। तो ये क्या होगा, कांच का बना हुआ है तो क्या होगा, बहुत जल्दी छोड़ देगा। तो इसलिए इस पे क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड, कांच की कलाई के करने के बाद आयरन के ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड का क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, तब क्या बनता है, दर्पण बनता है। केवल हम आयरन के ऑक्साइड का अगर पेंट करते ऊपर से तो क्या होगा, लाल लाल दिखेगा, प्रकाश का परावर्तन ही नहीं होगा, यानी हम उसमें अपना चेहरा क्या कर पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए पहले इस पे क्या किया जाता है, चांदी का कलर किया जाता है, फिर उस पे आयरन के ऑक्साइड क्या पेंट किया जाता है, ठीक ना। तब हमारा क्या होता है, दर्पण तैयार होता है। अब यही चीज इस पे हम क्या करते हैं, अंदर से करते हैं, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, एक तरफ हमने बाहर से कर दिया और एक बार क्या कर दिया, अंदर से कर दिया, ठीक। तो पहले हमने क्या किया, चांदी का कलई किया और फिर आयरन ऑक्साइड का उस पर लाल कलर का होता है उस पर पेंट कर दिया। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा आपके घर जो आईना होता है, तो आईना का अपने टुकड़े टुकड़े आईना का क्या होता है, जब तो कई टुकड़े हो जाते हैं तो उसने आपने देखा होगा कि उस पर क्या होता है, अंदर अंदर जो फूट जाता है, बाहर का जो भाग होता है, तो उस पे क्या होता है, सफेद यानी सॉरी लाल कलर दिखाई देता है। और फिर उसको उसके अंदर जब उसको देखे होंगे तो चांदी का परत होती है, वो बहुत ये मत सोचिएगा कि उसी को हम शीशे को फोड़ फोड़ के हम क्या करें चांदी इकट्ठा करने लगे, ठीक है, बहुत कम होता है, केवल परावर्तन बहुत कम होता है, तो चांदी की कलई हो, ठीक, और आयरन ऑक्साइड होता है। अब हम देख रहे हैं ये क्या है, इसमें कुछ आप लोग देख रहे होंगे कि एक बार ये अंदर अंदर से, ठीक, और एक बार ये बाहर बाहर से, यानी एक बार उभरा हुआ तल क्या है, अंदर है, और एक बार यानी सॉरी एक बार परावर्तक तल, ये तो हमारा कलई किया हुआ तल हो गया, ठीक। इससे प्रकाश हम आएंगे नहीं, आएगा प्रकाश किधर से, इधर से आएगा और इधर से आएगा, ठीक। यह चित्र कुछ
देखिएगा, अब प्रकाश एक बार इधर से और एक बार इधर से, ठीक। इस फिगर को हम ऐसे बनाते हैं। जैसे आप पूछ रहे होंगे सर आप ऐसे क्यों बना रहे हैं, तो इसका भी जवाब है, अभी उसका हम जवाब देंगे आपको, ठीक। और ये वाला हो गया ऐसे, ठीक। अब हम देखेंगे कि ये हमारा एक बार बाहर वाला है और एक बार अंदर वाला। एक बार हमने कलई किधर किया, अंदर की तरफ किया, एक बार कलई बाहर की तरफ किया। तो कलई हमने दोनों तरफ अलग अलग किया। तो क्या आप देख के आप सोच पा रहे होंगे कि कौन सा दर्पण है और ये क्या है, कौन सा दर्पण है। तो जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो, प्रकाश का परावर्तन उभरे तल से हो, तो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। ये हमारा उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। इसको क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, और इसको क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। तब ध्यान सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण उभरे हुए तल से हो, जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो, तो वह दर्पण क्या कहलाएगा, बताइए, बोलिए। वह दर्पण उत्तल दर्पण कहलाएगा। वह दर्पण उत्तल दर्पण होगा, ठीक। जो अभी आपके सामने फिगर दिख रहा है, ठीक। और इसका अवतल दर्पण का लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए अवतल दर्पण, ठीक। जब प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए, जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से हो, तो वह अवतल दर्पण होता है। तो वह अवतल दर्पण होता, ठीक। तो आप देखिएगा, जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो, प्रकाश का परावर्तन कहां से हो रहा है, उभरे तल से, तो हमारा क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से हो या दबे हुए तल से हो, यहाँ पे तल लिख लीजिए, दबे हुए तल से हो, तो वह अवतल दर्पण होता है। प्रकाश की किरण आई यहाँ से और यहाँ से क्या हुई, यहाँ से सीधे सीधे ऐसे चली गई। तो यहाँ से देख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन कैसे हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन कैसे हो रहा है, उभरे हुए तल से हो रहा है। तो यह अवतल दर्पण। और जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो रहा है, कैसे हो रहा है, दबे हुए तल से, तो यह क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। अब देखिए, अभी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आपके कंफ्यूजन को हम दूर कर रहे हैं। ये आपका हाथ है, ठीक। अभी साथ में आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारा हाथ, इस पे थोड़ा देख रहे हैं, ये क्या हुआ है, काला काला भाग है, ठीक। और ये गोरा वाला है, ठीक। तो ये चमकदार सतह है। कौन सा सतह है, चमकदार सतह। और ये तो अगर ऐसे है, ठीक, ऐसे देख रहे हैं, तो ये कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण, क्योंकि ये प्लेन है, ठीक, प्लेन है।
अगर यही ऐसे हो जाए, ठीक, ऐसे, ठीक, तो ये किस तल से हो रहा है प्रकाश का परावर्तन? ये जो हमारा चिकना सतह है, ये हमने इस वाले भाग पे क्या किया, कलई किया, तो इस सतह से हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। अगर यही हमारा क्या हो जाए, ऐसे हो जाए, कुछ ऐसे, आप देख रहे होंगे, अगर ऐसे हो जाए कुछ, ठीक, यानी मुड़ा हुआ है, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, अगर ये हमारा दबा हुआ भाग पे कलई किया गया है, और जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है वो क्या, ये है, ठीक, अब देख पा रहे होंगे ऐसे, ठीक, तो हमारा क्या हो रहा है, अवतल दर्पण है, क्या होगा, अवतल दर्पण। अगर फिर से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये कैसे होगा, तो केव मतलब होता है गुफा, केव मतलब गुफा, ठीक। प्रकाश कहाँ पे प्रवेश कर रही है, गुफे में प्रवेश कर रही है, देख रहे हैं ये देखिएगा, ये देख रहे हैं ना, ऐसे ही ना बना हुआ है, नागिन वाला फन नहीं देख रहे हैं, ठीक, प्रकाश इसी में क्या हो रहा है, जा रहा है। और जब प्रकाश नागिन के फन में जाएगा ना, नाग के फन में, तो क्या गुफा में जब जाएगा तो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। और जब गुफा वाला पहचान लेंगे, तो जब गुफा के बहरे बहरे प्रवेश कर लिए, तो क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। यानी जब प्रकाश की किरण एक क्या हुआ, दबे हुए भाग में, यानी गुफा में जब प्रवेश करे, ठीक, तो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। और जब प्रकाश की किरण क्या हुआ, एक परावर्तक यानी उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो जाए, तो अवतल दर्पण कहलाएगा, ठीक। इसमें भी आप समझ लीजिएगा कि वाला जो होगा ये आपतित किरण, आपतित किरण या परावर्तित किरण, उसमें सेम वही होगा, या परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ, या कलई किया हुआ भाग। ये कौन सा भाग है, कलई, कलई किया हुआ भाग, भाग या तल, ठीक ना, भाग या कलई किया हुआ भाग, ठीक। आप ऐसे समझेंगे हमारा परावर्तक तल, आपतित किरण, परावर्तित किरण, सेम वही चीज इसमें भी होगा, ठीक। तब हम आगे देखेंगे इसमें। देखिए, गोली दर्पण के महत्वपूर्ण शब्दावली। अभी आप इसमें सीखे कि गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण कितने भाग होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब इसमें जानेंगे महत्वपूर्ण शब्दावली कौन कौन से होंगे, कि ध्रुव क्या होता है, पहला देखेंगे ध्रुव, ध्रुव क्या होता है, कि ये जो हमारा दर्पण है, ठीक, यह दर्पण है, तो दर्पण का ये जो हमारा जो दर्पण है, इसका ये जैसे हमने M1 इसका रख दिया और इसका M2 रख दिया, इस दोनों का जो सेंटर होता है बीचों बीच, ठीक, वो हमारा क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। और ध्रुव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से, ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। M1 और M2 जो हमारा दर्पण है, दर्पण के ध्रुव के एकदम सेंटर को, यानी बीचों बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं, P कहते हैं, यानी ध्रुव कहते हैं। दूसरा कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर,
सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर का होता है वक्रता केंद्र कि हमारा जो दर्पण है ये किस गोले का बना हुआ है। माना कि हमारा जो दर्पण है इस गोले का बना हुआ, यह गोला होगा, ठीक सही है। हाँ, तो इस गोले का जो केंद्र होगा, जिस गोले से काट कर बनाया हुआ ना यार, तो जिस गोले का मान लो ये हमारा गोली दर्पण है, इस गोली दर्पण से इसको काट कर हमने क्या कर दिया, अलग कर लिया और फिर हमने बनाया, तो इस गोले का जो केंद्र होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। यानी खोखले गोले का जो केंद्र होता है वही दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। जो खोखले गोले का क्या होता है, केंद्र होता है, वही वक्रता केंद्र होता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। अब हम जानेंगे तीसरा, मुख्य अक्ष। क्या जानेंगे, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है कि वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, हमारा वक्रता केंद्र, ठीक, और ध्रुव, ठीक, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। जो आप लाइन देख रहे हैं हमारी लाइन क्या होगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक, चौथा मुख्य समझे कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होगी, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा है उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। अब हम देखेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्या होता है कि वक्रता केंद्र, ध्यान सुनिएगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, यानी यहां से लेकर और ध्रुव जो है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे आर से। और मुख्य जो अक्ष होता है, यहाँ पे पी और सी है, इसे हम पी और सी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, ध्रुव को पी से, वक्रता केंद्र को सी से, मुख्य अक्ष को पी सी से और वक्रता त्रिज्या को आर से। अब हम देखेंगे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। अब मुख्य फोकस क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, अब समांतर आपको हम बताए हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, जा थोड़ी रही है पर दर्पण की ओर आ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, यहां से कहा हुई परावर्तन, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को, जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर क्या होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। हमारा उत्तल दर्पण रहेगा तो उसमें क्या होगा, मिलती हुई प्रतीत होगी। जैसे यहां पर देखिएगा, ये क्या होगा, मिलती हुई प्रतीत। ये हमारा दर्पण है, इधर हमारा जो वक्र इसका होता है, तो वक्रता केंद्र इसके का होता है, अंदर होता है, क्यों देख ही रहे हैं, क्योंकि अंदर इसीलिए होगा। और यह पी, ठीक, और ये मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे, ठीक, आ रही प्रकाश किरण इसमें, और तो क्या होगी, ऐसे चली जाएंगी, ऐसे, यहाँ से परावर्तन के बाद ऐसे चला जाएगा।
लेकिन ये क्या होगा, यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक, तो हमारा क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा इसमें। ठीक, इसमें क्या होगा, मिलती हुई प्रतीत होगी। उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होगी, और ये जो हमारा अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ये वाला, और ये वाला उत्तल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण में क्या होगा, मिलती हुई प्रतीत होगी, सॉरी, अवतल दर्पण में मिलेगी और उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होगी। तो हमारा क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस। कहाँ पर मिलेगी अब, तो मुख्य अक्ष पर मिलेगी। किस कहाँ पे मिलेगी, मुख्य अक्ष पर। तो इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है वो क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक, हो गया इतना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखिए। फिर हो गया, अब हम देखेंगे छठा नंबर, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। ठीक, फोकल लेंथ क्या होता है कि दर्पण के ध्रुव, ये जो ध्रुव है, ठीक, यहां से लेकर और यहाँ फोकस के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, को यहाँ पर लिखिए। ठीक, हम फोकस दूरी करते हैं। इसे कैपिटल सॉरी स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से। दर्पण के ध्रुव और फोकस, मेन मुख्य फोकस, यह फोकस है, ठीक ना, मुख्य फोकस है। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को यानी एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आता है परीक्षा में, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फोकस जो दूरी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होती है। कितनी होती है, दोगुनी होती है। ठीक, या वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है। ये दोनों लाइन हमेशा ध्यान रखिएगा, परीक्षा में बहुत बार पूछा है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, दोगुनी होती है, या वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है। यहाँ पे थोड़ा सा सी नजदीक हो गया, सी को हम यहाँ पे लिखें तो समझेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक यह दूरी और यह एक दूरी दोनों हमारे क्या है, बराबर है। ठीक, और उसके यहाँ से यहाँ एक चीज थोड़ा इसको और बढ़ा लो, जो आर आप देख रहे हैं आर, ठीक, ये क्या हो गया, एफ का आधा होगा। तो यहाँ एफ इक्वल टू आर बाई 2 या 2F इक्वल टू आर। यह फार्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है माइनस एफ होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। यहीं पर आपको बताएंगे, आपको बताया ना कि चित्र है, हमेशा प्रकाश बाईं तरफ से डाला जाता है। प्रकाश किधर से डाला जाता है, बाईं तरफ से।
तो आप यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा मुख्य अक्ष है, तो इधर हमारा क्या, यहाँ पर अगर हम पढ़े लाइन हो अपने पढ़े होंगे यहाँ से 0, तो इधर हम जाएंगे तो क्या होगा +1 +2 +3, और इधर आएंगे तो -1 -2 -3। तो हम देखेंगे इधर इसमें कि फोकस दूरी क्या है, इधर है बाएं तरफ है, तो इसका क्या होगा अवतल दर्पण का माइनस। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ध्रुव है, ध्रुव के क्या है दाईं तरफ है ना उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक, यह हो गया। अब हम जानेंगे फोकस तल। फोकस प्लेन, ठीक, फोकल प्लेन। अब फोकस तल क्या होता है कि यह जो देख रहे हैं मुख्य अक्ष के लंबवत, ये जो मुख्य अक्ष है इसके लंबवत होना चाहिए, और कहाँ होना चाहिए फोकस पे होना चाहिए, तो इसी को हम क्या कहते हैं फोकस तल। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये फोकस तल है, सॉरी फोकस है, मुख्य फोकस से होकर जाए, ठीक ठीक, और मुख्य अक्ष के लंबवत हो, मुख्य अक्ष के लंबवत हो, तो जो हमारा क्या कहलाएगा फोकस तल कहलाएगा। क्या कहलाएगा फोकस तल कहलाएगा। अब हम सीखेंगे अगला 8वां द्वारक। यह द्वारक, द्वारक क्या होता है, M1 और M2 ही क्या होते हैं द्वारक होते हैं। द्वारक क्या होगा M1 एवं ऐसे लिख लीजिए M1 M2 ही क्या कहलाएंगे द्वारक। द्वारक मतलब दरवाजे जिससे प्रकाश क्या हो पहुंच रहा है, इधर भी हमारा ये और यह क्या होंगे द्वारक होंगे, इधर भी हमारा क्या होगा द्वारक होगा। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।